हेलो फ्रेंड्स, जेके गौरव एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। आज के क्लास में भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या फिर भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, दिल्ली में। और भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आगे चलकर अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यह संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, जबकि ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। इसके पीछे रीज़न ये था कि 1930 में कांग्रेस ने जिस दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो दिन था 26 जनवरी का। यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी वजह से भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। देखिए, वर्तमान समय में इन 395 अनुच्छेद में सब क्लॉज यानी बहुत सारे सब क्लॉज जोड़े गए हैं ABCD करके, तो ये अनुच्छेद 450 से अधिक हो गए हैं। 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, ये बढ़कर अब हो गई है 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, इस बात को भी याद रखिएगा। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन इसमें भी और भी भाग जोड़े गए हैं ABCD करके, तो ये कुल 25 भाग हो गए हैं वर्तमान समय में। तो इन सभी बातों को याद रखना है, ठीक है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग थे, वर्तमान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं, इन सभी बातों को याद रखना है। देखिए, वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय समय पर अनुच्छेद ABCD करके जोड़ा जाता है तो ये बढ़ते रहता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। अनुसूचियों की संख्या अब 12 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 3-4 फैक्ट्स यहाँ से याद रखने हैं, जैसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और भारतीय संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनकर आए थे? तो पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और देखिए, इसी साल 2023 में भारत सरकार ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। यानी अब हर साल भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है 14 अप्रैल, इस दिन पूरे भारत में छुट्टी रहेगी। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, यानी प्रियम्बल को। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। देखिए, प्रस्तावना में ही शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो कि हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसी के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इस बात को भी याद रखना है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? चलिए इसे हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इसके पास कार्यपालिका शक्ति होती है, लेकिन भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है, ये केंद्र में मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, यानी इन्हीं के सलाह पर भारत का राष्ट्रपति काम करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होती है, लेकिन रियल रूप से, ये वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के पास होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है उस देश में, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ब्रिटेन के सम्राट के पास जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति नहीं होती है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। और देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति और रूस का राष्ट्रपति जो है, ये सारे एक जैसे हैं, क्योंकि इन्हीं के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। ब्रिटेन के सम्राट जो हैं, इनके पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति नहीं होती है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है इनसे की जा सकती है। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो देखिए, अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कंट्री से बाहर हो, तो वैसी स्थिति में उनका कार्यभार ग्रहण करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट बोलिए, या उच्चतम न्यायालय बोलिए, या सर्वोच्च न्यायालय बोलिए। ठीक है, तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कंट्री में मौजूद नहीं हो, उस स्थिति में उनके कार्यभार को ग्रहण करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, ये भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कनिया। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? चलिए देखते हैं। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। तो उपर्युक्त सभी होगा, इन सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और भारत का महान्यायवादी जो है, इससे संबंधित अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। ठीक है, एक ही व्यक्ति को अधिकतम कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? पदच्युत यानी पद से हटाने का, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 67 में जिक्र किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है। वैसे भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। इस बात को भी याद रखिए, आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख मिलता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस होता है राज्यसभा, और निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है लोकसभा। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन भी पैदा होता है कि भारत का प्राथमिक सदन यानी प्रथम सदन कौन होता है? तो ये लोकसभा होता है। ठीक है, प्राथमिक या प्रथम सदन पूछे तो लोकसभा, वहीं उच्च सदन पूछे तो राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 245 है, लेकिन राज्यसभा में मैक्सिमम सीट हो सकते हैं 250 संविधान के अनुसार। ठीक है, 245 सीटों में से राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। अलग अलग क्षेत्रों से
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। और देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। तो इतनी सारी बातों को याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य बनने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो राज्यसभा के सदस्य बनने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। उस समय राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे उसमें से रामधारी सिंह दिनकर भी थे, और ये पहले ऐसे हिंदी साहित्यकार बने जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट तरीके से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो ये है लोकसभा। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो राज्यों के विधानसभा सदस्य होते हैं और विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। वहीं लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, इन्हें जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। इसलिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन जो है लोकसभा सही उत्तर होगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। जब भी देखिए लोकसभा का गठन किया जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होना जरूरी है, लेकिन इनका चुनाव होने तक जो लोकसभा की अध्यक्षता ग्रहण करता है अस्थायी रूप से, उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? लोकसभा में जितने भी सदस्य मौजूद हैं उनमें जो वरिष्ठ सदस्य होता है उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने तक। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह, जो कि 1979 में ये देश के प्रधानमंत्री बने थे। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीना तक। ठीक है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक मंत्री बन सकता है, और उसके पहले उसे सदस्य बनना जरूरी हो जाता है, या फिर जैसे कि किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ ले, या फिर वो राज्यसभा सदस्य बन जाए, ये ज़रूरी होता है। 6 महीना के भीतर अगर वो सदस्य बन गया तो मंत्री पद पर बना रहेगा, अगर नहीं बना तो फिर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इसका सही उत्तर होगा मंत्री परिषद। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आप सभी को बताया कि संसदीय तंत्र में, भारतीय संसदीय तंत्र में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो मंत्री परिषद के पास होती है, और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सलाह पर काम करता है, इसलिए उसकी शक्ति जो है मंत्री परिषद से कम हो जाती है। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो देखिए, भारत का जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? देखिए, संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, उनमें से एक प्राक्कलन समिति है, और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति जो है ये कैग के रिपोर्ट की समीक्षा करता है। जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसकी समीक्षा करने का काम करता है संसद का लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो ये है किसी राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल जो है पद पर
राष्ट्रपति के इच्छानुसार काम करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे पद से हटा सकता है। ठीक है। और देखिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इनको अगर पद से हटाना हो तो महाभियोग चलाना पड़ता है। ठीक है। और महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा में 100 सदस्यों का दस्तखत होना चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों का दस्तखत होना जरूरी है, तभी जाके महाभियोग चलाया जा सकता है। और इतने सदस्यों का दस्तखत होने के बाद लोकसभा स्पीकर चाहे तो ये प्रस्ताव को, ये जो महाभियोग चलाने का प्रस्ताव है, उसे रद्द भी कर सकता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन गए कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इन्हें पद से केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी स्टेट का गवर्नर करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। तो याद रखिए, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो जज होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो डैश अपने विवेक से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ये है राज्यपाल। अगर विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल किसी को भी अपने इच्छानुसार उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस तरह का, सभी को याद रखना है। लेकिन उसे बहुमत साबित करना होगा। अगर वो बहुमत साबित नहीं करता है तो फिर वो पद से हट सकता है, यानी उसे हटाया जाता है अगर वो बहुमत साबित न कर पाए। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसे ही कहा जाता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख कौन बन जाता है? राज्यपाल। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो देखिए, किसी निर्वाचन के दौरान यानी चुनाव हो रहा है, उसी दौरान किसी राजनीतिक दल का जो उम्मीदवार है उसकी मृत्यु हो जाती है तो 7 दिनों के भीतर ही उसकी जगह पर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना अनिवार्य हो जाता है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो देखिए, लोकसभा या विधानसभा के लिए बहुत सारे प्रत्याशी खड़ा होते हैं, उम्मीदवार खड़ा होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें एक जमानत राशि जो है चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती है। और ये जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वो चुनाव जीतने में असफल हो जाता है? नहीं। जब वह कुछ मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता? नहीं। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब वह कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी 6 में से 1 भाग भी वोट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो चुनाव आयोग जो है उसकी जमानत राशि जब्त कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह है भारत का राष्ट्रपति, जो कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो अनुच्छेद 71 इसका सही उत्तर होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन पूछे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 53, इसे याद रखिएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे तो आर्टिकल 63, राष्ट्रपति का पूछे तो आर्टिकल 53।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर यह अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है ये अधिनियम के तरह ही काम करता है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है, याद रखिए। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से याद रखने हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 52 विषय हैं जिन पर केंद्र या राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषय हैं और इन विषयों पर केवल राज्य ही कानून बना सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति से इसकी तुलना की जा सकती है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं 2023 में जगदीप धनखड़ और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। निम्न में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा को राष्ट्रपति जो है समय से पहले विघटित कर सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राजभाषा को राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? देखिए, आमतौर पे राज्यसभा से अधिक अधिकार लोकसभा के पास होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोकसभा से अधिक अधिकार जो है राज्यसभा के पास है। तो ये है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो नई अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का गठन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है यह राज्यसभा के पास है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, तो वो राज्यसभा के सभापति हैं, याद रखिए। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा जो है ये डायरेक्ट भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन सी। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन समय से पहले इसे राष्ट्रपति जो है विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 107 और 108 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति जो है लोकसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। यानी लोकसभा के जो भी सदस्य हैं उनसे वोटिंग कराई जाती है। अगर ज़्यादा वोट इस पक्ष में पड़े कि इनसे पद से हटाया जाए, इनको पद से हटाया जाए, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उससे पद से हटना पड़ता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है?
तो ये है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। एक गैर सदस्य के रूप में कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी रहते हुए ये सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो ये है लोक लेखा समिति, जो कि कैग जो रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसकी समीक्षा करने का काम करता है लोक लेखा समिति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले परिसीमन के बारे में जान लीजिए कि ये होता क्या है। देखिए, भारत में परिसीमन जो है प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है और भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है और जनगणना के बाद ही भारत में परिसीमन किया जाता है। परिसीमन में ये होता है कि जो भी लोकसभा क्षेत्र होते हैं या राज्य के विधानसभा क्षेत्र होते हैं उन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसे ही परिसीमन कहा जाता है। और जब भी परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है तो इसका अध्यक्ष होता है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए, पिछली बार भारत में परिसीमन हुआ था 2002 में और अगली बार परिसीमन कब होगा भारत में? 2026 में। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 61 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो ये है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत में जो भी सेना प्रमुख हैं, भारत के महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? चलिए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये सभी हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये सारे के सारे हिस्सा लेते हैं, याद रखिए। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, इन दोनों अनुच्छेदों में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? सही उत्तर होगा 500। और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। लेकिन संविधान में प्रावधान किया गया है कि मैक्सिमम सदस्य 552 हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में वर्तमान में सीट 245 है, ये मैक्सिमम 250 हो सकता है। वहीं लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट है और ये मैक्सिमम सीट हो सकता है 552। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये है 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन। 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में और 31वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1974 में, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो देखिए, अगर आपातकाल लगा हुआ है भारत में तो संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित करना होता है? तो देखिए, किसी भी संविधान में अगर संशोधन करना हो तो संसद के दोनों सदन में अलग अलग पारित करना जरूरी है। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग पारित करना जरूरी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति यानी पद से हटाने से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 75। ठीक है, तो मंत्री परिषद की नियुक्ति, जो भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसे बुला सकता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का इस्तेमाल करके दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। और लोकसभा समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है 16। ठीक है, और राज्यसभा समिति का अध्यक्ष होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में। ठीक है, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवा से संबंधित जो अधिनियम पारित किया गया था ये पारित हुआ था 1994 में। ठीक है, भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, टोटल 3। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये संशोधन हुआ था 2008 में। ठीक है, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में। आपातकाल के बाद पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? 43वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था भारत में, इसे बाद में 5 साल किया गया। कब? 1977 में। 1977 में 43वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, ये है संसद के लोक लेखा समिति। संसद का लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अक्सर विपक्ष का ही संसद सदस्य होता है। निम्न में से किसको पद से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो ये है राज्य का गवर्नर। राज्य का गवर्नर जो है यह राष्ट्रपति के विवेक अनुसार काम करता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे ये पद पर काम कर सकता है, इसलिए इसे पद से हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल में अगर वो प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, अगर वो विधेयक पास नहीं किया गया है, तो राज्यपाल जो अपने मन से अध्यादेश जारी करेगा वो 6 सप्ताह तक ही लागू रहेगा। और राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया जो अध्यादेश होता है ये अधिनियम की तरह काम करता है, कानून की तरह काम करता है। संसद का विशेष सत्र कौन बुला सकता है? भारत का राष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच
अधिकतम अंतराल डैश से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम संसद का कितना सत्र होना आवश्यक है? 2। आमतौर पे 3 सत्र आयोजित किया जाता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र आयोजित होना जरूरी है। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा में सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, वहीं लोकसभा के सदस्य जो हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अधिकतम कितने लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है? कुल 12 लोगों को। सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होंगे, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 214। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह है अनुच्छेद 226। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 233। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को देश के किसी भी हिस्से के लिए और विधानसभा को राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 245 में। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखना है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51 है। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर क्वेश्चन में 51 का क दिया रहे तो यहाँ पे याद रखना अनुच्छेद 51 का क जो है उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, वहीं केवल अनुच्छेद 51 है तो फिर ये विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। वहीं मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है 6। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 का क। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से, 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है जो राजभाषा है। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, तो इस तरह से इन सभी को याद रखिए। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इन सभी का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में कहा गया है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। इसमें से अनुच्छेद
जो 17 है, अनुच्छेद 17, ये छुआछूत से संबंधित है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, छुआछूत या फिर अस्पृश्यता इसे कहा जाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है, यानी सीनियरिटी? तो देखिए, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री ये सबसे बड़ा है, उसके बाद स्थान आता है राज्य मंत्री का, उसके बाद स्थान आता है उप मंत्री का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये शपथ नहीं लेता है। ठीक है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री। वहीं केंद्र में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। संसद द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनन आयु कितनी है? 18 वर्ष। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 84 सीटें। देखिए, लोकसभा के कुल 543 सीटों में से एससी एसटी के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या 131। इसमें से एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इस बात को याद रखिए। ठीक है। और अभी देखिए, हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है संसद में। इसके अनुसार अब लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों की संख्या होगी 33%। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, इसका मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट वहाँ से शासन नहीं चलाता है, बल्कि राज्यपाल उस राज्य का संचालक होता है। ठीक है, यानी राज्यपाल संचालित करता है। अब आप सभी के लिए एक क्विज है। भारत में संसद का प्रथम सदन कौन होता है? क्वेश्चन है कि भारत में संसद का प्रथम सदन कौन होता है? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। और आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।